नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का दूसरा जो पार्ट है उसको देखेंगे और इसमें हम लोग ऊष्मा या हीट को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ऊष्मा होती क्या है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और जब दो वस्तुओं के बीच में तापांतर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र होती है। अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने जितने पॉइंट के फॉर्म में बताया है और जितने पॉइंट दिए हैं सभी पे क्वेश्चन बन सकता है। किसी वस्तु में नहीं है तो उसमें उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। एक्चुअल में फार्मूला एक होता है Q = mc डेल्टा टी। तो इस हिसाब से Q प्रोपोर्शनल टू m हो गया ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि किसी वस्तु की जो ऊष्मा है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो उस वस्तु के द्रव्यमान पे, और C होती है स्पेसिफिक हीट और T होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो द्रव्यमान पे निर्भर करती है। पहला पॉइंट ये हो गया। अब हम लोग 1 कैलोरी को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो 1 ग्राम जल का तापमान मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा होती है उसको 1 कैलोरी कहा जाता है। तो 1 कैलोरी क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और 4 ऑप्शन दे सकता है। तो कैलोरी क्या है, एक ऊष्मा की यूनिट है, मतलब ऊष्मा की एक यूनिट है। और यदि पूछे कि जो ऊष्मा होती है या हीट होती है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक जूल होता है। आपको ये याद रखना है, एसआई मात्रक को कई बार पूछ लेता है। और ये भी जो नीचे दिया गया है ना रिलेशन, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1 कैलोरी बराबर 4.12 जूल होता है, लेकिन ऐसे भी याद रखिए 4.186 3 डिजिट तक। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ऊष्मा को मापने के पैमाने 3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, होते और भी हैं लेकिन इन्हीं 3 से आपका काम बन जाएगा। तो आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन इनको याद रखना है। तो जो पहला मैंने बॉक्स के अंदर रखा है ये रिलेशन C/5 = F - 32/9, इसको याद रखना है आपको। और K = C + 273 इसको याद रखना है। जहाँ पे C है वो सेल्सियस को डिनोट कर रहा है, F है फ़ारेनहाइट को और K है केल्विन को। इन दोनों फार्मूले पे हो सकता है कि क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ दे सेल्सियस में इतना है तो फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर होगा, या सेल्सियस में इतना है तो केल्विन में, तो इंटरचेंज करके आप इस दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगला दिया गया परम शून्य तापमान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो जो ये माइनस है यहाँ पे -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं और केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन लिखते हैं। वो ऐसे तो बोला जाता है कि कितना भी निगेटिव टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इससे नीचे तापमान को नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस से नीचे हम लोग तापमान को नहीं प्राप्त कर पाए हैं अभी तक, तो इसको परम शून्य तापमान बोला गया है। तो इसको यहाँ पे ऊपर वाले फार्मूले में रख दोगे K = C + 273। तो यदि C की वैल्यू -273 आप रखोगे तो K की वैल्यू 0 आ गई, तो केल्विन पैमाने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केल्विन में डिग्री नहीं लगाते तो ये 0 केल्विन लिखा है। अगला ये जो पॉइंट लिखा है ना, इस पे क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है सेम रीडिंग दिखाती हैं, तो वो है -40 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही पॉइंट के फॉर्म में आपको याद रखना है। मैं दिखा चुका हूँ कि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, लेवल नहीं बढ़ेगा, वरना ये प्री एग्ज़ाम है। अभी पिछली बार के पेपर में हमको लग रहा है 92 या 93 टॉप किया होगा, जिसने सबसे ज़्यादा उसके इतने नंबर आए होंगे। तो किसी के 100 में से 100 नंबर नहीं आ गए थे, पेपर ठीक ठाक था उसके बाद भी। बर्फ़ का एक टुकड़ा एक गिलास में तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पता नहीं कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोल देगा कि एक बर्तन है उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाला हुआ है हमने, तो यदि बर्फ़ का टुकड़ा जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी तो जो पानी का लेवल है उस बर्तन में बढ़ेगा कि कम होगा, तो कुछ नहीं होगा। यदि बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी का लेवल वही रहेगा। मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चन रखे हैं जो बिल्कुल आने के चांस है। अगला है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन कम होता है और फिर
बढ़ना शुरू होता है। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर होगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ होगी मतलब आइस, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी। उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो तापमान है ना, मतलब आयतन वॉल्यूम वाटर का, वो कम होता है। थोड़ा अजीब है ना, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसका आयतन बढ़ना शुरू होता है। तो इस पे क्वेश्चन बन चुका है कि कितने टेम्परेचर पे जो जल का घनत्व मतलब डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। अगला ये दिया है एक अश्व शक्ति या हार्स पावर, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। आपको ये भी याद रखना है। बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से नहीं पिघलती, क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, मतलब इंसुलेटर है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती, तो इसलिए क्योंकि जो बुरादा है ना, वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है, या बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता है। तो इस वजह से वो इंसुलेटर का काम करता है, वो बर्फ़ है ना नहीं पिघलती। पर्वतों में जाने पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हम पर्वतों में जाएंगे तो जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो गैसेस है ना, उन ऊपर जाने पे ज़मीन से उनकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा, जो क्वथनांक है ना वो भी कम होगा। अतः पर्वतों में खाना देर से पकता है। इस पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि प्रेशर कुकर में दाल पर्वतों में देर से क्यों पकती है। सीधी सी बात है, वहाँ पे ऊंचाई पे जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है, तो वो जल्दी पानी उबलने लगता है, लेकिन उसको उतनी हीट मिल नहीं पाती है। अगला पॉइंट है रेफ्रिजरेटर में शीतलक या कूलेंट के रूप में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेयान का ही प्रयोग किया जाता है। जो गैस होती है ना फ्रिज में, वो फ्रेयान होती हैं। दूर से चमकते पिंड के तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है। इस तरह के भी क्वेश्चन अजीब तरह के पूछेगा। तो जो पायरोमीटर एक्चुअल में वो रेडिएशन के सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब विकिरण। तो दूर से जो चमक रहा होगा ना पिंड, उसका टेम्परेचर हम लोग पायरोमीटर से नापेंगे। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक विकिरण के फॉर्म में ही आती है, रेडिएशन के फॉर्म में ही आती है। जो सूर्य की हीट है ना पृथ्वी तक, वो हीट रेडिएशन के फॉर्म में आती है। अगला पॉइंट है कमरे के तापमान पर पारा, मतलब पारा बोलो चाहे Hg उसका सिंबल है, या मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बोलेगा कौन सी धातु है जो सामान्य मतलब रूम टेम्परेचर पर द्रव है, तो वो है पारा, ओनली मेटल। अगला है ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है, जबकि द्रवों तथा गैसों में या संवहन द्वारा होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ठोस जो वस्तुएं होती हैं या पदार्थ होते हैं, उनमें जो ऊष्मा है ना वो कंडक्शन या चालन से एक स्थान से दूसरी जगह तक मूव होती है, लेकिन द्रवों और गैसों में या कन्वेक्शन या संवहन के द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। तो वायुमंडल में गैसेस हैं, तो गैसों में आदान प्रदान किससे होता है, कन्वेक्शन से। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 3 आपको मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर याद रखने हैं। विकिरण रेडिएशन में ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये आपको याद रखना है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो मीडियम चाहिए, लेकिन कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है कि जैसे अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है, बस इतना यहाँ पर रखोगे। मेल्टिंग पॉइंट है ना, किसी चीज़ में हम लोग यदि इम्प्योरिटी मिला देंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, वही अभी बताया कि ऊंचाई पे जाने पर दाब कम होता है तो क्वथनांक कम हो जाएगा, और दाब यदि बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलो आपको मैं गुप्त ऊष्मा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो जब पानी बॉयल हो रहा होता है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो जो उससे भाप बनती है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन वो तो लिक्विड से वेपर मतलब गैस में बदल गई,
तो यही जो लिक्विड से वेपर में बदल रही, फेज चेंज हो रहा है ना, अवस्था परिवर्तन, तो इसमें जो ऊष्मा अधिक होती है, मतलब उबलते हुए पानी से भाप में जो ऊष्मा ज़्यादा होती है वही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसका एसआई मात्रक आपको याद रखना है, नीचे लिखा है जूल पर किलोग्राम। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें सीधे से समझाता हूँ कि चूँकि जो हीट कंटेंट स्टीम या भाप का ज़्यादा है, तो जब उसके कांटेक्ट में आओगे वो तो ज़्यादा हीट रिलीज करेगी ना। और पानी है ना, वो है तो टेम्परेचर समान, लेकिन उसमें हीट कंटेंट कम है, क्योंकि भाप है ना, फेज चेंज हो गया है लिक्विड से गैस, तो उसके पास लेटेंट हीट जो है ना वो ज़्यादा है, इसलिए भाप से जलने में ज़्यादा कष्ट होता है इसके अपेक्षा पानी से जलने में। आगे देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कई सारे ऑपरेटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि ये किसके नापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैं आगे बताता रहूँगा, आप ये यहाँ पे याद रखिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रो ना, उससे आर्द्रता से संबंधित है, इसे आप याद रखिए। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी जो निकाय है, सिस्टम है, उसको जो ऊष्मा देंगे तो वो दो फॉर्म में होगी, एक तो कार्य करने में, दूसरा उसका इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में। यहाँ पे दिया है क्यू डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जो ऊष्मा दी गई कुछ उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगी और कुछ कार्य में खर्च होगी। और यहाँ पे नोट लिखा है, और ये इस पे क्वेश्चन भी पहले बन चुका है कि जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जो हमने ऊष्मा दी पहले जितनी है वो बाद में है, इसीलिए तो लगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो कार्य है वो भी तो एक तरह की ऊर्जा है ना। अगला पॉइंट दिया है, आप जब थोड़ा विश्लेषण करोगे तो समझ में आएगा कि मैंने कितने मतलब एकदम जेन्युइन क्वेश्चन छांट के रखे हैं। काले वस्त्रों की अपेक्षा सफ़ेद वस्त्र ठंडे होते हैं, क्योंकि काले वस्त्र सीधी सी बात है, जो काला कलर है ना वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, जो वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो काले कलर एब्जॉर्ब करेंगे तो वो हमेशा गर्म महसूस होंगे, और जो सफ़ेद वस्त्र हैं वो जो हीट है उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए वो ठंडे। इसीलिए बोला जाता है कि सर्दियों में काले कपड़े पहनो और गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनो। सीसा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जो सीसा है ना वो ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है, पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक तथा खराब उत्सर्जक है। तो पृथ्वी में लैंड की बात हो रही है कि ऊष्मा की एक खराब अवशोषक है मतलब एब्जॉर्बर, और खराब उत्सर्जक है मतलब एमीटर। आगे प्लैंक नियतांक या प्लैंक कांस्टेंट के लिए फार्मूला दिया गया है, H इक्वल टू ई अपॉन न्यू। तो H है प्लैंक कांस्टेंट, E है एनर्जी और न्यू है आवृत्ति। इस पे मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। तो जो H है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी आपको वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू भी पूछ सकता है, और SI और CGS यूनिट भी याद रखनी है। तो जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये जूल पर सेकेंड इसकी SI यूनिट है, किसकी, प्लैंक कांस्टेंट की। और 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड ये CGS यूनिट है। कुछ नहीं है, देखो 27 से 34 गया तो एक्चुअल में 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। तो ये जो पहले लिखा है ना इसमें 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7 जो जीरो इससे कम हो जाएंगे, तो ये 10⁻27 बचेगा। सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपें फट क्यों जाती हैं, बचपन से ये क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब बर्फ़ जमती है तो वो एक्सपैंड होती है, तो इस वजह से जो पाइपें हैं वो फट जाती हैं, ज़्यादा ठंडी पड़ती है जब ऐसे देशों की बात हो रही है जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है। शुद्ध जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, ये आपको याद रखना है। प्योर वाटर की बात हो रही है। किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, कई बार पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसकी ऊंचाई है। ये किलोवाट घंटा
किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई है। अब मैं बताता हूँ, जो घरों में बिजली का बिल आता है ना यूनिट में, तो वो 1 किलोवाट घंटा वही है। यदि आपको एक यूनिट पता करना है तो एक जैसे 100 वाट का बल्ब है ना, वाट है यहाँ किलोवाट है, तो 1 किलोवाट बनाने के लिए कितना होगा, 100 वाट का जो बल्ब है, सीधी सी बात है, 10 घंटे आप यदि जलाओगे, 1 घंटे में वो 100 वाट खर्चा करेगा, तो 10 घंटे में वो 1 किलोवाट, तो वो 1 यूनिट बिजली खर्चा करेगा। किसी ईंधन का ऊष्मीमान किलो जूल पर किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है, किलो जूल पर किलोग्राम। तो जो ऊष्मीमान है ना, कैलोरीफिक वैल्यू, उसको किलो जूल पर किलोग्राम में प्रदर्शित किया जाता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग ईंधन के लिए होती है कि उसको जलाने पे, वो ईंधन को जलाने पे कितनी वो किलो जूल वो एनर्जी निकालता है, उसी को ऊष्मीमान बोलते हैं। आगे देखते हैं समतापी प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। सीधी सी बात है, जैसे समझ में आ रहा है समतापी, तो जिस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है ना सिस्टम का, उस पर कोई चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज होने की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसको समतापी प्रक्रम कहते हैं। और दूसरा है रुद्धोष्म प्रक्रम। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो रुद्धोष्म प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम से ना तो हीट बाहर जाती है ना ही हीट अंदर आती है। ये होता है रुद्धोष्म या एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। तो जो ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स का जो दूसरा नियम है, वो 2 स्टेटमेंट है, उन पे बेस्ड है। तो पहला है केल्विन स्टेटमेंट, दूसरा है क्लासियस स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। तो केल्विन का स्टेटमेंट है कि ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन नहीं हो सकता, मतलब हीट को हम ना वर्क में कंप्लीटली नहीं बदल सकते हैं, कुछ तो लॉस होगा ही। जितनी हीट दे रहे हैं हमको, उतनी क्वांटिटी में वर्क नहीं मिलेगा। तो ये हो गया केल्विन का स्टेटमेंट। क्लासियस का स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ऊष्मा या हीट है, उसको हम लोग बिना किसी बाह्य काम के किए कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की तरफ नहीं फ्लो करा सकते। ये क्लासियस का स्टेटमेंट कहता है। बस ऐसे ही आपको याद रखना है। बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी एक्चुअल में यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यूनिट यदि आयतन कर दोगे उसका मतलब यूनिट इसकी यदि मान लो मीटर क्यूब ले लें, तो मीटर क्यूब में जितना उसका वेट जिसका ज़्यादा होगा मास, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और पर मीटर क्यूब में जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो जो बादल होते हैं ना, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, पर यूनिट एरिया का जो मास है वो कम होता है, इसलिए वो तैरते रहते हैं ऊपर। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पूछा गया है पहले कि जो रियल गैसेस हैं या वास्तविक गैसें, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी बात हो रही है, तो ये कब एक आइडियल गैस या आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। तो ये दोनों आपको कंडीशन याद रखनी है। लो टेम्परेचर, निम्न दाब व उच्च ताप, मतलब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अगला है मरकरी थर्मामीटर की खोज फ़ारेनहाइट ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मरकरी थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट ने बनाया था। और ये बोल देता है कि मरकरी थर्मामीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो होता क्या है कि उसमें मरकरी भरा रहता है मरकरी थर्मामीटर में। तो जब हम इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट, बॉडी हीट से जो मरकरी होता है ना वो एक्सपैंड होता है, तो जो है ना ऊपर चढ़ना शुरू करता है, मतलब मरकरी का एक्सपेंशन या प्रसार होता है। तो गर्म करने पर पदार्थ के प्रसार या विस्तार के सिद्धांत पे ये काम करता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नतम तापमान मापने के लिए। जब बोलेगा ना बहुत लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो वो है एल्कोहल थर्मोमीटर। और बहुत उच्च तापमान मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तापमापी इसका प्रयोग किया जाता है। पहले क्वेश्चन इन पे बन चुका है, दोनों आपको याद रखने हैं। अगला है कि रॉकेटों में कौन सा इंजन यूज किया जाता है। तो रॉकेटों में क्रायोजेनिक इंजन काम किया जाता है। उसमें क्या होता है कि फ्यूल को बहुत लो माइनस में, बहुत नीचे टेम्परेचर पे फ्यूल को भरा जाता है, उसके बाद उसका कंबशन किया जाता है। तो बस ये कि आपको याद रखना है कि रॉकेट जो है ना उनमें क्रायोजेनिक इंजन यूज किया जाता है। धातु भट्टियों के अंदर तापमान मापने के लिए बोलेगा कौन से थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर अभी पहले आया था, रेडिएशन के सिद्धांत पे आधारित है।
और लास्ट पॉइंट है, तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। जो स्टार्स हैं ना, उनका कलर उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका हीट या ऊष्मा वाला पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।